हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और मैं आज आपके सामने एक नया इनिशिएटिव लेकर आई हूँ इस चैनल पे, जिसके थ्रू आपकी लर्निंग को थोड़ा और आसान बनाया जाए। और इस सीरीज़ में जो मैं इस सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो इससे है कि इस सीरीज़ के थ्रू हम जितने भी इम्पोर्टेंट ड्रामा हैं शेक्सपियर के, और साथ ही साथ अदर भी जितने इम्पॉर्टेंट प्ले राइटर्स हुए हैं या जो ड्रामेटिस्ट हुए हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की जाए। लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए। इम्पॉर्टेंट जो नॉवेलिस्ट हुए हैं और उनकी जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल हैं उनका भी चैप्टर वाइज और डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए, जिसके थ्रू आपको जो है लिटरेचर को समझने में, उसमें से अपने लिए आंसर निकालने में एक सहूलियत मिल सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव सीरीज़, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। तो व्हाट इज़ इन दिस सीरीज़, क्या होगा इसमें इसमें जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा ड्रामा का। और कोशिश मैं करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट नॉवेल हैं उनके जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको उनको एक्सप्लेन किया जाए। फिर नॉवेल में भी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। साथ ही साथ आप कैसे डिराइव करते हो आंसर वाइल यू आर रीडिंग द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते उसमें से आंसर कैसे निकालेंगे, लाइक कैरेक्टर स्केच क्या है किसी कैरेक्टर का, या उसका थीम क्या है उस पूरे वर्क की, ये आप कैसे जानोगे। ये हम कोशिश करेंगे कि वाइल मेकिंग जब ये पूरा पूरा प्रोसेस को कंटिन्यू करने के साथ साथ आपका वो भी जो एनालिटिकल पावर है टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, उसको भी डेवलप किया जाए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके थ्रू ये होगी कि ये आपको एक पर्सपेक्टिव आपका बिल्डअप करेगा, एक अच्छा माइंडसेट देगा किसी लिटरेचर को पूरी तरीके से समझने के लिए। एक डिटेल्ड एनालिसिस कैसे होती है और उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। फिर लाइन बाय लाइन ही सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना ही इनफ नहीं होता किसी टेक्स्ट को समझने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बिटवीन द लाइन क्या बोल रहे हैं। सो वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस किसी भी एक एक्ट के एक सीन को किस तरीके से आप समझोगे कि आपको पूरा टेक्स्ट क्लियर हो जाए, ये भी कोशिश करूँगी मैं कि आपको इस पूरे सीरीज़ के थ्रू समझा सकूँ। तो आज हम शुरू करेंगे टेम्पेस्ट से ही। हम शेक्सपियर से शुरू करते हैं बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, और जिनके थ्रू लिटरेचर एक तरीके से एक नए एस्पेक्ट से हम देखना शुरू करते हैं। और शेक्सपियर ऐसे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। सो उनका जो है हम शुरू कर रहे हैं द टेम्पेस्ट, और ये विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है। और इसको आज हम इसका कुछ इम्पॉर्टेंट सीन 1 को आज हम देखेंगे। तो इसको शुरू करें उससे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि ये टेम्पेस्ट क्या है। टेम्पेस्ट जो है ये इन्होंने लिखा था बिटवीन 1610 और 11, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं 1610 में इसको लिखा गया था। अब हिस्टोरियंस कैसा माना है, रिकॉर्ड ये बोलता है कि जो टेम्पेस्ट है उसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था इन फ्रंट ऑफ जेम्स वन, और ऑन 1 नवंबर 1611 इसका सबसे पहला या अर्लीस्ट परफॉर्मेंस जो है ये जेम्स वन के सामने हुई थी। और फिर इसको परफॉर्म किया गया 1612 और 13 में। सेलिब्रेट किया गया इसके थ्रू, मतलब कि सेलिब्रेशन हो रहा था उस समय। प्रिंस एलिजाबेथ की शादी हो रही थी, जो कि डॉटर थी किम जेम्स वन की। उनकी शादी के टाइम भी इसको फिर परफॉर्म किया गया टेम्पेस्ट को ड्यूरिंग दैट सेलिब्रेशन। और इसको पब्लिश किया गया था, फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ 1623 में, फर्स्ट फोइलो जो है उसमें। अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे, व्हाट इज़ द सोर्स क्या रहा होगा, क्या सोचा होगा शेक्सपियर ने कि उन्होंने टेम्पेस्ट लिखा। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो मटेरियल था शेक्सपियर के पास, वो था कि कुछ समय पहले एक शिपरेक हुई थी बारमूडा ट्रायंगल में। और उसमें कुछ लोग जो थे, उस शिप में जो कुछ लोग थे, वो किसी अननोन आइलैंड पे पहुंच गए थे। और फिर उसके बाद वो किसी तरीके से मैनेज किए, वहाँ से अपने आप को उन्होंने रेस्क्यू किया, और मतलब वहाँ से खुद को वो बचा के ले आए। तो वो एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट हुआ था उस टाइम।
और वो बहुत ही हाइप हुई थी न्यूज़, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस ऐसा माना जाता है कि उसका रहा है शेक्सपियर के इस पर्टिकुलर नॉवल में, सॉरी ड्रामा में। आई एम सो सॉरी। सो ये जो पूरा ड्रामा है ये कहीं ना कहीं वो सोर्स अपने साथ लिए हुए है। ऐसा लोग मानते हैं कि बारमूडा ट्रायंगल का वो जो इंसिडेंट था शिपरेक का, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर को टेम्पेस्ट लिखने के लिए। तो अब शुरू करते हैं टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट एक तरीके का ट्रजाई कॉमेडी भी कहते हैं और इसको रोमांस भी कहते हैं, कि ये एक रोमांस है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये है क्या। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे कि ये किस तरीके का वर्क है, वेदर इट इज़ ट्रेजेडी, वेदर इट इज़ कॉमेडी, वेदर इट इज़ रोमांस, ये क्या है, हम इसके टेक्स्ट के थ्रू हम जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं सीन वन, एक्ट वन, सीन वन। तो टेम्पेस्चुअस नॉइज है फैली हुई, थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड एंड शिप एंटर अ शिप मास्टर एंड अ बोट्समैन। अब यहाँ आप इमेजिन करो कि पूरा बड़ा सा समुद्र है, समुद्र में, ओशन में या सी में एक शिप है, और वो पूरा जैसे साइक्लोन टाइप आ जाए या टेम्पेस्ट टाइप आ जाए, स्टॉर्म आ गई है समुद्र में, और उस पर किस तरीके की हलचल होगी उस शिप पे। अगर समुद्र में कोई तूफान आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, कोई साइक्लोन टाइप आ जाए या कोई तूफान आ जाए, टेम्पेस्ट जैसी सिचुएशन हो जाए, तो जस्ट इमेजिन कि उस शिप की स्थिति क्या होगी। ओके तो उसी तरीके की कुछ स्थिति है जो शिप है उस पर। और इसी समय जब इस तरीके का लाउड नॉइज़ हो रहा है, स्टॉर्म अगल बगल है, और स्टॉर्म जो है वो पूरी तरीके से आ गया है, थंडर हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, बारिश होने की संभावना है, और पूरे मतलब अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है। और उसी वक्त जो है मास्टर और बोट्सवेन, ये दो लोगों की एंट्री होती है। तो मास्टर जो है वो बोलता है बोट्सवेन। बोट्सवेन कौन है? जो पूरे शिप का इंचार्ज जैसा है, जिसके अंडर वो पूरी शिप है। अब हियर ये जो पूरा है, बोट्सवेन की स्थिति ये है कि वो शिप को कमांड कर रहा है, वो शिप को देख रहा है, और इसी से जो है प्ले आपका ओपन होता है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट ओपन होता है स्टॉर्म सीन के साथ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा इस सीन में, और देखते हैं हम आगे कि क्या होता है फर्स्ट सीन में। तो बोट्सवेन, वो मास्टर कहता है बोट्सवेन, एंड बोट्सवेन रिप्लाई करता है हियर मास्टर व्हाट चेयर। हियर मास्टर व्हाट चेयर का मतलब कि मैं यहाँ हूँ सर, क्या बात है, हाउ कैन आई हेल्प यू, किस तरीके से मैं आपको आपकी मदद करूँ। फिर इस पे रिप्लाई करता है मास्टर, गुड, स्पीक टू द मैरिनर्स, फॉल टू इट ईयरली, और वी रन आवर सेल्व्स अग्राउंड, बी स्टेयर बी स्टेयर। तो अब इसमें ये होता है बिस्टेयर, मतलब यहाँ पे होता है हरी, ठीक है। बेस्टियर का मतलब हो गया हरी, और वो बोलता है बोट्सवेन से कि पूरे सेलर्स को बुलाओ यहाँ पे, हमको लग रहा है कि शिप wreck होने वाली है, हमारी शिप डूबने वाली है, स्टॉर्म जैसा माहौल हो गया है, और जल्दी से इसके लिए हमें कुछ करना होगा। सो हरी आप अपने सभी लोगों को बुलाइए, और फिर इसमें हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा सीन आप जस्ट इमेजिन करो, एक शिप है जिसपे कि जो कि साइक्लोन में या स्टॉर्म में फंसी हुई है, और उसके ऊपर जो लोग हैं उसमें किस तरीके की सिचुएशन होगी, उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। फिर सब चले जाते हैं। बोट्सवेन जो है वो कहता है, हाई माई हार्ट, चियरली चियरली माई हार्ट्स, योर टेक इन द टॉप सेल, tend to death, master's whistle, blow till thou burst thy wind, if room enough. सो अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, जो कि शो पूरा पूरा जो, अब आप इमेजिन करो किस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे सब लोग चले गए, अब जो यहाँ पे है सिर्फ बोट्सवेन है फिलहाल सीन में, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कम ऑन। अब सबको वो बोल रहा है कि कम ऑन, जितने भी लोग उसके अंडर में हैं, दैट्स द वे टू डू इट। अब इसको हमें किसी तरीके से करना है, क्विकली, बहुत ही तेज़ी से हमें करना है, कि हमको अपने लोगों को, अपने शिप को इस स्टॉर्म जैसे सिचुएशन से बचाना है। और ये अपने जितने भी लोग हैं जो उसके अंडर में है, उसको वो हिम्मत दे रहा है कि हमको इस स्टॉर्म से निकलना होगा, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी। और फिर वो कहता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पूरे सीन की, कि ब्लो विद दाउ बर्स्ट दाई विंड, इफ रूम एनफ।
ठीक है। ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन वो टेम्पेस्ट को, वो जो विंड है, वो जो स्टॉर्म आया हुआ है, उसको चैलेंज कर रहा है कि जितनी ताकत लगा सकती हो अपनी, लगा के अपने पूरे हार्ट को खोल के स्टॉर्म जो है वो आ गया है। तो क्या हुआ जो तुम इस तरीके से आ गई हो, वी आर गोइंग टू फेस यू। तो ये एक तरीके की पूरी सिचुएशन है, और वो अपने आप को हिम्मत दे रहा है वाइल चैलेंजिंग दैट स्टॉर्म। तो यहाँ पे ये जो लाइन है विसल के बाद, ब्लो टिल द बर्स्ट दाई विंड, ये वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है इस पूरे पूरे स्टॉर्म को। अब यहाँ पे ये जो पूरा जो अब तक हमने सीन देखा, यहाँ पे आप ये समझो कि जो नेचर है उसको शो किया जा रहा है कि किस तरीके से नेचर अपने आप को जब वो वाइल्ड हो जाती है तो शो करती है। तो कहीं ना कहीं ये वाइल्डनेस ऑफ नेचर को शो करती है, और उसमें फिर किस तरीके से टेबल टर्न हो जाता है। टेबल टर्न होने का मतलब कि जो हेड हैं वो बहुत ही मियर पीपल हो जाएंगे, और जो लोग नीचे हैं, उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दैट सिचुएशन बढ़ जाएगी। वो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो, ये कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे धीरे धीरे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो कि ये कुछ लोग हैं जो एंटर करते हैं, और एलोंसो कहता है, गुड बोट्सवेन, हैव केयर वेयर द मास्टर प्ले द मैन। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जैसी सिचुएशन है, वहाँ पे ये कुछ लोग आते हैं और वो डायरेक्ट बोट्सवेन को बोलते हैं कि मास्टर कहाँ है, मतलब वेयर इज़ द मास्टर, हेड कहाँ है, कहाँ पे है। तो ये जो है पूरी तरीके से अब इसका मतलब कि ये लोग जो है सुपीरियर क्लास है, और बोट्सवेन वॉज सबॉर्डिनेट टू देम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बोट्सवेन से, और बोट्सवेन जो उनको है वो कहता है, आई प्रे नाउ कीप बिलो। तो उनको रिप्लाई, अलोंसो को रिप्लाई करता है कि प्लीज़ मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ सर कि आप अपने कैबिन में रहो, कीप बिलो, आप नीचे रहिए। ठीक है। फिर एंटोनियो कहता है कि वेयर इज़ द मास्टर। अब ये मास्टर कौन है, जो हेड है, ठीक है, जो किंग है, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिनको पूरा पूरा जिनके ऊपर पूरा पूरा वो शिप जिनको बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वेयर इज़ द मास्टर, मास्टर कहाँ है बोट्सवेन। तो फिर वापस बोट्सवेन कहता है, डू यू नॉट हियर मी, hear him, you mar our labor, keep your cabins, you do assist the storm। अब यहाँ पे वो रिप्लाई करता है। ठीक है। अब बोट्सवेन की सिचुएशन देखिए, वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्टॉर्म के सिचुएशन में उसने अपनी आप को एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे पोजीशन में हेल्ड कर रखा है कि अगर वो अपने हेड या अपने जो सुपीरियर हैं उनको आंसर देने लगेगा तो सबकी लाइफ जो है इंडेंजर्ड हो जाएगी। और वो इसी चीज़ को वो शो कर रहा है कि प्लीज़, ठीक है, आप मेरे को, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, आप मेरी बात को सुनो और आप जाइए नीचे, आप अपने कैबिन में रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अल्टीमेटली किसको हेल्प करेंगे, स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हैं। वाई स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हैं? बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी वाइल डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप मुझे अपने काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हैं, और मैं आपसे प्रे करता हूँ सर कि आप प्लीज़ अपने रूम में जाइए, जिस कैबिन में उनका कैबिन दिया गया है, आप उसमें जाइए और उसमें आप शांति से बैठे रहिए, ऊपर डेक के ऊपर मत आइए जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ से शिप कंट्रोल की जा रही है, और वहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट करिए। बिकॉज ये सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और अगर इस समय डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगी जो लोग उसको संभाल रहे हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉर्म को हेल्प होगी उनको उनकी शिप को बर्बाद करने के लिए। फिर गोंजालो, अब गोंजालो क्या कहता है, ने गुड बी पेशेंट। ठीक है। तो वो कहता है गोंजालो का, अब यहाँ पे अब ये यहाँ से जो है आप देखेंगे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम निकल के आ रही है। ऊपर हमने देखा कि वाइल्डनेस ऑफ नेचर हमने देखा, ठीक है, नेचर जब वाइल्ड हो जाती है तो किस तरीके से पूरा टेबल, पावर का जो टेबल है वो चेंज हो जाता है। जिसके पास पावर पहले है वो पावरलेस हो जाएगा, और जो पावरलेस है
वो पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली जो थीम है हमें जो सीन 1 से मिलती है वो ये कि नेचर के लिए सब इक्वल है, वेदर इट इज़ सुपीरियर क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, वाइल्डनेस ऑफ नेचर और क्या नेचर का वर्क होता है। दूसरा, ये जो आफ्टर एंटरिंग दीज कैरेक्टर्स लाइक अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो, ये जो अदर कैरेक्टर्स हैं, इनके एंट्री से सेकंड इम्पॉर्टेंट थीम निकल के आती है और वो थीम है टसल बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। दो क्लास के बीच में क्लैश है और ये पूरी सोसाइटी जो एलिजाबेथन एज की थी वो इसी चीज़ को शो करती थी। तो यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया है पूरा कि किस तरीके से जो पावरफुल पर्सनालिटी थे वो बोट्सवेन के आगे अथॉरिटी लेस हो गए जब वो ये बोलता है कि आप अपने प्लीज़ केबिन में जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप स्टॉर्म को हेल्प करोगे। इसका मतलब फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो बोट्सवेन को पावरफुल पोजीशन में रखती है और ये जो पावरफुल लोग हैं वो नाउ इन दिस सिचुएशन बिकम पावरलेस। तो ये एक टसल दिखा रहा है और ये चीज़ जो है इन लोगों को पसंद नहीं आती कि किस तरीके से ये एक छोटा सा आदमी, इस शिप पे काम करने वाला आदमी हमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, क्योंकि हम इनके ऊपर हैं, हम हेड हैं। तो यहाँ से क्लास के बीच में क्लैश शो करने की कोशिश करते हैं शेक्सपियर और फिर वो बोलते हैं गुंजालो के थ्रू कि बोट्सवेन जो कहता है, अब ये बोलता है कि पेशेंट रखो, आप तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे टोन आता है गुंजालो को। और फिर बोट्सवेन कहता है व्हेन द सी इज हेंस व्हाट केयर दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग टू कैबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट। अब यहाँ पे वो ये बोलता है बोट्सवेन कि मैं इसलिए इन्फ्यूरिएटेड हूँ या मैं इसलिए गुस्से में हूँ बिकॉज पूरा सी गुस्से में है। मतलब सिचुएशन देखिए, आप क्लाइमेट देखिए, आप स्टॉर्म की सिचुएशन है और आप यहाँ आके मुझसे मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पूरा सी, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा जो उस समय का सिनारियो है वो पूरा इन्फ्यूरिएटेड है। दैट्स वाई आई एम इन्फ्यूरिएटेड। और अब वो बोलता है डू यू थिंक कि क्या आपको ऐसा लगता है, बोट्सवेन कह रहा है गोंजालो से कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दीज वेव्स केयर अबाउट एनीथिंग किंग्स और उनके ऑफिशियल के बारे में ये कुछ केयर करती है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है और ये जो वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स हैं और ये जो स्टॉर्म है, ये आपकी किंग की बात मानेगा? आपको ऐसा लगता है? तो ये जो है ये एक तरीके से बहस हो रही है और यहाँ बोट्सवेन साइड बाय साइड अपना काम भी कर रहा है और वो नहीं चाह रहा है कि ये लोग इनको आके डिस्टर्ब करें, बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से शिप को खतरा हो सकता है, जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, बैठे हुए हैं। तो वो यही कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वेव्स जो है और ये जो स्टॉर्म की सिचुएशन है ये किंग और उनके लोगों को या उनकी अथॉरिटी को मान सकते हैं? दिस इज नेचर। तो यहाँ पे अगेन नेचर को एक प्रायोरिटी दिया है शेक्सपियर ने कि फॉर नेचर ईच एंड एवरी वन इज इक्वल। और इस बात को प्रूव करता है बोट्सवेन का ये स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि थीम ऑफ नेचर या नेचर के स्ट्रेंथ के बारे में टेम्पेस्ट में कहाँ शो किया गया है या क्या स्टेटमेंट आप बताओगे जिससे शो करता है कि टेम्पेस्ट में कि नेचर इज़ वेरी पावरफुल और नेचर के लिए एवरी वन इज़ इक्वल, इज़ दिस स्टेटमेंट, बोट्सवेन की ये जो स्टेटमेंट है कि डू यू थिंक कि ये जो वेव है, ये जो स्टॉर्म है वो केयर कर रहा है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ कीप क्वाइट और आप अपने कैबिन में जाके बैठिए और प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए। ठीक है, गोंजालो कहता है गुड येट रिमेंबर whom thou hast aboard। अब यहाँ पे गुंजालो को ये चीज़ मतलब पसंद नहीं आती कि किस तरीके से ये आदमी हमसे बात कर रहा है आफ्टर नोइंग कि हूँ ये मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, ये कैसे ऐसे बात कर सकता है। तो यहाँ पे गुंजालो कहता है कि प्लीज़ रिमेंबर करो, जस्ट रिमेंबर कि तुम्हारे बोर्ड में, मतलब जो शिप में लोग हैं वो कौन लोग हैं। मतलब तुम ये सोच के बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो एक बार मेरी पोजीशन देख लो, ये कहने का मतलब है।
फिर बोट्समैन कहता है, नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, यू आर अ काउंसलर, इफ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट टू साइलेंस एंड वर्क the peace of the present, we will not hand a rope more. Use your authority if you cannot. Give thanks you have lived so long, and make yourself ready in your cabin for the mischance and hour, if it uh, so hap cheerly good heart out of our way, I say. ठीक है, सो यहाँ पे अब ये जो है बॉट्सवेन है, वो ये कहता है कि मुझे पता है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि कौन क्या है। ठीक, अभी हमने यहाँ देखा कि ये जितने कैरेक्टर्स हैं इनकी एंट्री हुई है। वी डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर्स कि ये लोग कौन हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या पर्पज़ से जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें पूरे पत्ते खुलेंगे कि किस तरीके से ये लोग कौन हैं और ये कहाँ जा रहे थे कि स्टॉर्म में फंस गए। तो यहाँ पे बोट्सवेन के थ्रू हमें पता चलता है कि जो गोंजालो है वो किंग का एडवाइज़र है। ठीक है, वो बोलता है, गुड नाउ नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, यू आर अ काउंसलर। ठीक है, वो कह रहा है कि नो बडी आई केयर अबाउट मोर देन माई सेल्फ। ठीक, आप जो हैं आप किंग के एडवाइज़र हैं, और अगर आप अपनी पोजीशन से, ठीक है, अगर आप अपनी पोजीशन से इन स्टॉर्म को ऑर्डर दे दें कि प्लीज़ तुम काम डाउन हो जाओ, जैसे आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, जैसे आप मुझ पे अपना पावर शो कर रहे हो, अगर आप इसी तरीके से स्टॉर्म को भी कमांड कर दें कि तुम काम डाउन हो जाओ, तो शायद मैं अपने सारे रोप और जो जितना काम है मैं वो छोड़ दूंगा, और बहुत ही नम्र होके मैं आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करूंगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉर्म में मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ इतना करिए कि मैं ग्रेटफुल होऊंगा कि आप अपने केबिन में जाओ और वेट करिए टू डाई। ठीक है, इफ़ यू कैनॉट डू इट, be grateful you lived this long, and go wait to die in your cabin if it comes to that. Harder man, now get out of our way, I'm telling you. तो यहाँ पे बोट्समैन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया, और वो गोंजालो को कहता है कि मुझे पता है कि तुम किंग के एडवाइज़र हो, और प्लीज़ अगर तुमको इतनी ही अपनी पावर का घमंड है, अगर तुमको लग रहा है कि तुम इतने पावरफुल हो, तो नेचर को तुम कमांड करो कि वो शांत हो जाए, और अगर वो शांत हो जाएगी तो मैं भी जो हूँ इस तरीके से इन्फ्यूरिएट नहीं होऊंगा, और मैं अपना काम स्मूथली करूँगा, और फिर तुमको जो कहना है और जो करना है वो करना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम अपने केबिन में जाओ और वेट करो कि डेथ तुमको कब अप्रोच कर लेती है। ठीक है, डेथ तुमको अप्रोच कर रही है, और थैंक करो कि तुम अब तक जिंदा हो। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रहा है, और ये कन्वर्सेशन शो कर रहा है कि उस समय के लोग, अपर सोसाइटी के लोग और लोअर क्लास के लोगों में किस तरीके के रिलेशन हुआ करते थे। तो ये पूरा एक टसल ऑफ क्लासेस शो कर रहा है, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है, सब लोग चला जाता है और एग्जिट हो जाता है, और फिर गोंजालो कहता है, आई हैव ग्रेट comfort from this fellow. Me think he hath no drowning mark upon him. His complexion is perfect gallows. Stand fast, good fate to his hanging. Make the rope of his destiny our cable. For our own doth little advantage. If he be not born to be hanged, our case इज मिजरेबल। अब ये चीज़ जब बॉट्सवेन बोलता है, और बॉट्सवेन यहाँ एग्जिट किसका हो गया, बॉट्सवेन की एग्जिट हो गई। अब यहाँ पे गोंजालो को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है सीरियसली, कि किस तरीके से ये आदमी बोल के चला गया, मुझे बोल के चला गया, मैं किंग का एडवाइज़र हूँ, मैं काउंसलर हूँ, और मुझे ये कैसे बात करके चला गया, छोटा सा मेरे अंडर काम करने वाला कर्मचारी कैसे ये बोल के चला गया। तो यहाँ पे गोंजालो इन्फ्यूरिएट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और वो क्या बोलता है कि आई फील अ लॉट बेटर आफ्टर टॉकिंग टू दिस गाई। मुझे अब अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अब देखो, ये पूरा जो है एक सरकास्टिक रिमार्क है, बहुत ही सरकाज़म से भरा हुआ है। वो बोलता है कि अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक, ही डज नॉट लुक लाइक अ पर्सन हु वुड ड्राउन।
ठीक। अब ये देखो, ये पूरा पूरा सरकाज़म है। वो कह रहा है कि ये वो आदमी हो ही नहीं सकता जिसकी डेथ ड्राउनिंग से हो जाए, मतलब डूबने से हो जाए, क्योंकि सिचुएशन उसी तरीके की है। स्टॉर्म आया हुआ है, अब लग रहा है कि शिप wreck हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्सन है वो डूबने से मरेगा। मुझे लगता है कि ये बॉर्न हुआ है हैंग टिल डेथ के लिए, मतलब कि इसको मैं हैंग करूँगा, कि इसने मुझे ऐसे कैसे बात कर लिया। तो वो यही चीज़ बोलता है कि मुझे लगता है कि इसका बर्थ हुआ है, मतलब फांसी, मतलब हैंग से इसकी डेथ होगी, ड्राउनिंग से इसकी डेथ नहीं होने वाली है। आई होप ही लिव लॉन्ग एनफ टू बी हैंग्ड। अब ये कह रहा है गोंजालो कि मुझे लगता है कि अब तक ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह गया और अब इसकी इसकी डेथ जो है हैंगिंग से मेरे थ्रू होगी। द रोप दैट हैंग हिम विल डू मोर गुड देन ऑल द रोप ऑन द शिप। तो ये पूरी शिप की जो रोप है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रोप होगी जो इसके गर्दन को लटक, मतलब जिसमें ये इसको मैं लटकाऊंगा। ठीक है, सिंस इट विल गारंटीड ही स्टे अलाइव थ्रू दिस स्टॉर्म। अब वो बोलता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि इस स्टॉर्म की सिचुएशन से ये आदमी बच जाएगा और इसकी जो डेथ होगी, डेस्टिनी जो है इसकी डेथ की, वो बाई हैंगिंग है, बाई ड्राउनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही सरकास्टिक जो है एक रिमार्क है और वो बहुत ही नाराज़ होके, और ये शो होता है कि कितना प्राइड है जो अपर क्लास के लोग हैं उनके अंदर। अब यहाँ पे फिर बॉट्सवेन की एंट्री होती है और बॉट्सवेन, डाउन विद द टॉप मास्ट, योर लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद मेन कोर्स अप प्ले। तो अब यहाँ पे गोंजालो और बाकी सब चले जाते हैं, इनकी जो है एग्जिट हो जाती है। और अब यहाँ बोट्सवेन जो है वो सीन में आते हैं और वो लगता है, वो क्या कहता है, ब्रिंग डाउन द टॉप सेल। अब वो कमांड कर रहा है अपने लोगों को कि किस तरीके से शिप को सेल किया जाए इस पूरी फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म के सिचुएशन में, जो विंड है उनसे किस तरीके से अपने शिप को बचा के ले जाया जाए। तो वही ये सारे कमांड दे रहे हैं। अब क्राई विद इन, फिर वो जो है एक शाउट जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे फिर सेबेस्टियन, एंथोनियो और गोंजालो आते हैं। अपॉन दिस हाउलिंग दे आर लाउडर देन द वेदर और आवर ऑफिस, येट अगेन व्हाट डू यू हियर, शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, हैव यू माइंड टू सिंक। अब यहाँ पे फिर जैसे ही जो है नीचे सब लोग शाउटिंग करने लगते हैं, दे आर लाउडर। अब शाउटिंग मतलब कि स्टॉर्म की सिचुएशन है, तो आप समझ लो कि कभी शिप ऐसे वैसे हो रही है, लग रहा है कि अब डूब जाएगी कि तब डूब जाएगी। तो उस सिचुएशन में पूरा अब एक इस तरीके का सिचुएशन बन गया है कि वहाँ पे नीचे जो लोग हैं, केबिन में जो लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट लोगों की बात हो रही थी, वहाँ शाउटिंग शुरू हो गई है। अब उसी के समय सेबेस्टियन, एंटोनियो और फिर गोंजालो की एंट्री होती है। ओह नॉट यू अगैन। अब वो फिर आते हैं ऊपर और वो कहते हैं कि अब इस आदमी से फिर मुझे बात नहीं करना, क्योंकि बॉट्समैन जो है वो पिक्चर में है। तो डू यू वॉन्ट, शुड वी ऑल गिव अप एंड ड्राउन, डू यू वॉन्ट टू सिंक। अब वो कह रहा है कि यार ये फिर आदमी दिख गया, मतलब ये लोग आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब क्या ये मतलब तुमको क्या लगता है कि हम क्या करें, हम ऐसे ही डूब के मर जाएं, वो उससे बोट्समैन से बोलता है। फिर सेबेस्टियन कहता है, अ पॉक्सो योर थॉट, यू बावलिंग बेल्सफेयर ब्लेसफेमस इनचैरिटेबल डॉग। अब ये यहाँ पे कहता है कि ओह गो टू हेल, मतलब अब यहाँ पे वो उसको गाली देता है। सेबेस्टियन बॉट्सवेन के लिए ये बात बोल रहा है कि ये जो है मतलब ये खराब आदमी, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे उनको गाली देता है। अब ये आप देखिए लैंग्वेज पे कि दो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही मीन है, मतलब लैंग्वेज नहीं अच्छी है। तो वो गाली देते हैं बॉट्सवेन को। तो बॉट्सवेन कहता है वेल गेट टू वर्क देन, तो फिर आप अपना काम करो। फिर एंटोनियो जो है वहाँ पे आता है और वो कहता है हैंग को हैंग, यू होर्सन इंसॉल्वेंट नॉइज मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दाउ आर्ट। अब यहाँ पे एंटोनियो की जो भाषा है वो सुनिए। वो ये कहते हैं कि तुम छोटे लोग, मतलब कि लो लाइफ लोग, जो कि हॉर्सन है, मतलब हॉर्सन मतलब कि जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनके बच्चे, तो मतलब उनके बेटे हो, गो अहेड एंड डाई,
रूड बास्टर्ड, यू आर मोर स्केर्ड ऑफ ड्राउनिंग देन वी आर। तो वो कहता है कि तुमको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, हमको नहीं लग रहा। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं बॉट्सवेन से। और फिर ये जो है कॉन्वर्सेशन हीट जो है मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में वो इस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन नेचर को शो कर रहा है कि जब मतलब ह्यूमन बीइंग इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आता है तो वो वेदर इट इज़ वेरी लो क्लास मैन, मतलब लोअर सोसाइटी से हो, या बहुत ही अपर सोसाइटी से हो, सो कॉल्ड जो ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग अपर सोसाइटी से हैं और कुछ लोग लोअर सोसाइटी से हैं। तो वो एक सिचुएशन जब उस तरीके की आती है तो वो बात सेम तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक फ्लो हीट ऑफ द मोमेंट में जो इम्पॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड लोग हैं उनके मुंह से इस तरीके की बहुत ही मीन लैंग्वेज निकल रही है फॉर दैट मैन। और वो एक और भी ये रीज़न है कि वो एक अपर क्लास के लोग हैं और बॉट्सवेन जैसे लोअर क्लास के लोग जो उनके सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं वो उनको आर्ग्यू कर रहे हैं और वो उनसे जो है बहुत ही इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा वही सिचुएशन है। बॉट्सवेन कहता है, अच्छा अब यहाँ पे गोंजालो भी बोलता है, अब ये पूरा जो सिचुएशन है बहुत ही ये पूरी लैंग्वेज शेक्सपियर ने जो यूज़ की है वो लिटरली बहुत ही मीन है। अगर आप इस तरीके से किसी से बात कर रहे हो तो ये पूरी तरीके से ये शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत ही प्राउड है कि आप इस पोजीशन पे हो कि आप कुछ भी बोल सकते हो सामने वाले को। तो वो यही चीज़ इनकी अथॉरिटी को शो कर रहे हैं बाय लैंग्वेज की, किस तरीके की इनकी अथॉरिटी है। मतलब ये बहुत ही सो कॉल्ड बड़े लोग हैं और इनके लिए छोटे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये किसी भी भाषा में उनसे बात कर सकते हैं और उनको कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए इन सब जो बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए किसी भी तरीके के उन लोगों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। तो अब जो है यहाँ पे वो बोट्सवेन से बोलते हैं कि गोंजालो बोलता है बोट्सवेन के बारे में कि आई विल वारंट हिम फॉर ड्राउनिंग दो द शिप were no stronger than a nutshell, as and as a leaky as an unstanched bench। ठीक है, तो ये जो है वो बोल रहा है, गोंजालो बोल रहा है। अब आप ये इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की मेंटालिटी रही होगी उस समय के लोगों के दिमाग में फॉर अपने से छोटे लोगों के लिए। येस आई गारंटीड ही वोंट ड्राउन। ये फिर बोलता है बोट्सवेन के लिए गोंजालो कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये डूब के नहीं मरने वाला। Even if the ship were as fragile as an eggshell and as leaky as a menstruating woman। तो जिस तरीके से menstruating women होती हैं उसी तरीके से अगर ये शिप भी हो जाए, ठीक है, तब भी ये नहीं डूबेगा। मतलब अगर शिप जो है बहुत ही फ्रजाइल सिचुएशन में हो जाए तो भी ये इंसान नहीं डूबेगा, क्योंकि इसकी डेथ जो है मैंने हैंगिंग से डिसाइड की है कि हैंगिंग से होगी। तो यहाँ पे ये जो लीकी एज एन अनस्टेंच्ड विंच, ये जो है मेंस्ट्रुएटिंग विमेन से शिप को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ एज लगा है तो इसलिए यहाँ सिमिली होगी, तो यहाँ कंपेयर किया गया है और बहुत ही मीन कंपैरिजन यहाँ देते हुए गोंजालो दिखते हैं। फिर बॉट्सवेन कहता है ले हर a hold, set her to course of a sea again, lay her off। बॉट्सवेन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बिजी है उस पूरे शिप को कंट्रोल करने के लिए उस स्टॉर्म जैसे सिचुएशन में। उसी समय कुछ मैरिनर्स जो हैं, जो सेलर्स हैं और भी सेलर्स हैं, वो आते हैं, वो पूरी तरीके से भीग गए हैं और मैरिनर्स बोलते हैं ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट। अब वो बोल रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्टॉर्म कंट्रोल नहीं होगा, वी आर मतलब हमारी शिप जो है मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरीके से हार मान गए। बॉट्सवेन व्हाट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड। अब वो कह रहा है कि माउथ्स बी कोल्ड यहाँ पे है वी शैल डाई। ठीक है, शैल वी डाई। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है बॉट्सवेन व्हाट। अब वो जैसे वो आके बोलते हैं जो सेलर्स हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, हम पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और इसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बॉट्सवेन यहाँ पे बोलता है व्हाट मस्ट आवर माउथ बी कोल्ड। माउथ बी कोल्ड मतलब कि हम क्या मरने वाले हैं।
इस तरीके से वो पूछता है। अब गोंजालो, द किंग एंड द प्रिंस एट प्रेयर, लेट असिस्ट देम। गोंजालो कहता है द किंग एंड द प्रिंस आर प्रेइंग, लेट गो ज्वाइन देम। अब वहाँ पे वो अब उसने सुन लिया कि इस तरीके की सिचुएशन हो गई, अब सब मरने वाला है, कुछ बचा नहीं है। तो गोंजालो कहता है कि चलो वहाँ जहाँ पे सभी किंग और प्रिंस लोग प्रे कर रहे हैं वहाँ चलते हैं और ज्वाइन करते हैं, सिंस वॉट एवर हैपन टू देम हैपन टू अस टू। तो अब यहाँ पे ये जो किंग एंड प्रिंस एट द प्रेयर लेट असिस्ट देम, ये कहने का मतलब है कि ये शो कर रहे हैं पेट्रियाटिज्म, किंग की इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि एलिजाबेथन टाइम में किंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी और किंग को इक्विवेलेंट टू गॉड देखा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि पेट्रियाटिज्म शो कर रहे हैं अपने किंग के लिए, उनके अंदर का वो चीज़ है। तो अब फॉर आवर केस इज एज देयर, जैसे कि उनके साथ होगा वैसे ही अपने साथ होगा, इसलिए चलो वहाँ उनको चल के ज्वाइन करते हैं। फिर सेबेस्टियन कहते हैं आई एम आउट ऑफ पेशेंस। अब वो घबराहट है, वो कह रहा है मेरा पेशेंस मेरा काम नहीं कर रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है। इस तरीके का सेबेस्टियन का स्टेटमेंट है। एंटोनियो क्या कहता है, वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आर लाइव्स बाई ड्रंक यार्ड्स। अब वो सारा दोष, इस पूरी सिचुएशन का जो दोष है कि हम इस सिचुएशन में फंस गए, इन सभी लोगों की वजह से। किन सभी लोगों की वजह से? जो बॉट्समैन और उसके जो हेल्पर्स हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो इनकम्पीटेंट सेलर्स, ये जो है ये बहुत ही इनकम्पीटेंट सेलर्स हैं, और इनकी वजह से आज हमारी लाइफ जो है वो इस तरीके से इस वर्स्ट सिचुएशन में फंसी हुई है। तो ये जो है सोच है, और ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे हम बहुत ही क्राइसिस से घिरे हुए हैं, तो वहाँ पे हम अपना अक्सर सारा दोष दूसरों पे डालते हैं। हम अपनी लाइफ की जो गलतियां हैं या हमारे से जो गलती हो जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं लेते। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जिसको यहाँ पे एंटोनियो के थ्रू शेक्सपियर ने शो किया है कि ये सिचुएशन होती है। जब भी आप बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में फंसते हो तो कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ ये, हम तो नहीं कह रहे थे। तो ये सिचुएशन जो होती है ह्यूमन की, यहाँ पे वो इसी ह्यूमन नेचर को शो कर रहे हैं शेक्सपियर इस स्टेटमेंट के थ्रू। दिस वाइट चॉप्ड रास्कल, अब वो गाली देता है, ठीक है, एंटोनियो गाली देता है बॉट्सवेन को। ये जो चॉप्ड रास्कल है, ये रास्कल है इसकी वजह से। वुड दाउ माइटेस्ट लाइट ड्राउनिंग, तो वो बोल रहा है कि इसकी वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको 10 टाइम ये इसी तरीके से डूब के मरे। तो ठीक है, वो उस पर कर रहा है। अब वो कहता है वॉशिंग ऑफ 10 टाइम्स। अब गोंजालो क्या कहता है, ही विल बी हैंग्ड येट, ठीक है, अभी भी वो कह रहा है कि ये अभी भी ये मरेगा, ड्राउनिंग से नहीं, मैं इसको फांसी लगाऊंगा तभी वो मरेगा, नॉट ड्राउनिंग। इवन इफ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, अब वो कहता है दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट एंड गेप एट द वाइडेस्ट टू ग्लट हिम। मतलब कि ये पूरा सी, ठीक है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सी ट्राई टू सोलो हिम। पूरा ओशन, पूरा सी, ये पूरा समुद्र, पूरी वेव्स भी अगर कोशिश कर लें कि इसको हम डुबा के मारेंगे, बॉट्सवेन के लिए कहा जा रहा है, तब भी मैं बोलता हूँ कि ये नहीं मरेगा, इसकी मौत हैंगिंग से ही होगी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है उनकी मेंटालिटी कि किस तरीके का टसल है अपर क्लास और लोअर क्लास में, और क्या रिलेशंस हैं दोनों के। कन्फ्यूज्ड नॉइज्ड विद इन, अब पूरी इस तरीके से कन्फ्यूज्ड नॉइज हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मर्सी ऑन अस, सब लोग प्रे कर रहे हैं, अब सारी वॉइसेस एक साथ निकल के आ रही हैं। वी स्प्लिट, फेयरवेल माई वाइफ चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। अब वो एक अफरा तफरी का माहौल है। वो कहता है, सारी जो आवाज़ें आ रही हैं वो इसमें, मतलब जितने लोग भी हैं, क्योंकि अब ये डिसाइड हो गया कि वो डूब रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हे गॉड मेरे पे मर्सी करो, अब हम डूब रहे हैं, हमारी शिप टूट रही है, गुड बाय अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, ये सब लोग इस तरीके से गुड बाय कह रहे हैं। अब एंटोनियो कह रहा है लेट ऑल सिंक विद द किंग, ठीक है, लेट ऑल सिंक विद द किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये शो करता है उनके पैट्रियोटिक, उनका रिलेशन किंग के साथ, कि किस तरीके का इंपॉर्टेंस है किंग का। लेट टेक लीव ऑफ हिम, चलो अब उनको गुड बाय कहते हैं, अब हम उन्हीं के साथ डूबेंगे। और एंटोनियो और
सेबेस्टियन जो है वो एग्जिट करते हैं, गुंजालो अभी भी वहीं पे है और गुंजालो कहता है नाउ वुड आई गिव 1,000 फरलॉन्ग ऑफ सी फॉर एन echo on a barren ground, long heath, brown furze, anything the will above be done, but I would fain die a dry death. अब यहाँ पे वो बोलता है कि राइट नाउ आई हैड गिव 1,000 फरलॉन्ग, फरलॉन्ग का मतलब होता है 20-30 यार्ड, मतलब सी में जो नापने का मेजर होता है वो, ऑफ सी फॉर 1 लिटिल एकर ऑफ अ ड्राई ग्राउंड। अब यहाँ डर देखिए, जब आपके सामने डेथ होती है, ठीक, जब इंसान फेस टू फेस होता है डेथ के, तो वेदर वो किंग हो, वेदर वो एक छोटा सा काम करने वाला उसके घर में, किंग के घर में नौकर हो, वो डर, डेथ का जो डर होता है वो सबकी आंखों में होता है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे गोंजालो के अंदर से हमें दिख रही है कि जब वो बोलता है कि मैं पूरे 1,000 फरलॉन्ग ऑफ सी दे दूँ किसी को एक छोटे से ड्राई ग्राउंड के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी डेथ जो है वो इस तरीके से हो। Anything at all, what destined to happen will happen, but I had give anything to be dry when I die. मैं डूब के नहीं मरना चाहता, मतलब ये कहने का इसका कुल का मतलब सब मतलब यही है कि ये डूब के नहीं मरना चाहता, इसको डूब के मरने से डर लग रहा है, मतलब कुल मिला के मरने से डर लग रहा है। तो इसी सिचुएशन में वो इस तरीके का स्टेटमेंट देता है और इसी के साथ सीन 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। जो इम्पॉर्टेंट थीम इसमें देखी हमने वो ये है कि किस तरीके से दोनों क्लास के अंदर टसल है, क्योंकि क्लास सिस्टम जो है बहुत ही कॉमन था एलिजाबेथन और जैकोबियन वर्ल्ड में, एंड सोसाइटी वाज डिफाइंड बाय इट्स क्लास सिस्टम इन विच इंडिविजुअल वर बोर्न इन अ स्पेसिफिक क्लास बाय डिवाइन राइट, देयरफॉर दे आर सुपीरियर, ऐसा माना जाता था। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था और नेचर की सुप्रीमेसी देखी है, मतलब इसमें हमने देखा कि किस तरीके से अगर नेचर जो है वो, उसके लिए सब कोई इक्वल होता है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो उसके उसके किंग के अंडर काम करने वाला कोई नौकर हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। तो नेचर की थीम इम्पॉर्टेंट है, नेचर इज़ सुपीरियर। दूसरा कि क्लास की थीम, कि जो टसल ऑफ क्लास। फिर इसी तरीके का अगर हम कहें कि सिमिलर हमको कहाँ देखने को मिलता है, स्टॉर्म और थंडर और लाइटनिंग और रेन, इसी तरीके का सीन हमें किंग लेयर में भी देखने को मिलता है। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हमने देखी जो कि बहुत मीन थी लैंग्वेज की, तो इस तरीके से भी हमें एक पर्सपेक्टिव मिला कि किस तरीके का ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। तो उस ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी हमने इसमें किया। अब कुछ अगर इम्पॉर्टेंट लाइन बोलें तो जो पहली लाइन है, ब्लो टिल दाउ बर्स्ट, जो बोट्सवेन की लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोट्सवेन अगेन कहता है कि जब वो कहता है कि अगर आप कमांड कर दें, none that I more love than myself, you are a counselor, and if you can command these element to silence, these element मतलब कि ये विंड और ये जो स्टॉर्म है, अगर आप उसको कमांड कर दें, तो ये बोट्सवेन से कहता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये एक तरीके का सटायर है और ये नेचर की सुप्रीम पावर को शो करता है। फिर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, पेट्रियाटिज़म की थीम हमने देखी कि इसमें लोग पेट्रियाटिक किस तरीके से होते थे, और कहीं ना कहीं जो ड्राउनिंग का और जो वाटर का इम्पैक्ट है इस पूरे में, एक इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो हमें निकल के आ रही है कि क्या ये जो है सिचुएशन सिर्फ फिज़िकल सिचुएशन है कि इनकी लाइफ के अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ चेंज होने वाला है, एक टेम्पेस्ट आने वाला है इनके पूरे लाइफ में जितने लोग वहाँ पे हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने देखा। और गोंजालो का अगर आपको कैरेक्टर स्केच करने को आए तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्राउड आदमी जो कि बहुत ही मीन लैंग्वेज यूज़ करते थे और काउंसलर था, और अपने से छोटे क्लास के लोगों के लिए उसके मन में बहुत ही गलत भावना थी। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर स्केच करने को आएगा तो आई होप कि कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन इसमें आपने पढ़ी अब तक वो आप लिख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट और तो गोंजालो के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि बेसिकली पूरा जो सीन था वो बोट्सवेन और गोंजालो के बीच का कन्वर्सेशन ही है। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप डेफिनेटली बताना कि आपको ये प्ले कैसा लगा, ये जो पहला वीडियो था वो कैसा था। और अभी हम
इसलिए कैरेक्टर्स को मैंने बहुत डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्ले में आगे बढ़ेंगे तो हम सारे कैरेक्टर्स को देखते जाएंगे, इसलिए मैंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन क्या है, अदरवाइज पूरे प्ले का जो वो एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेटमेंट के थ्रू आता चलेगा हम देखते चलेंगे कि कौन क्या है। और इसी के साथ ये वीडियो जो है बहुत ही अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप डेफिनेटली बताएं कैसा है। और टिल देन आगे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।